बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने एडजस्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट सीखा, अक्रूड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, उसके बाद अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि वो जो बातें मैं आपसे बार बार करता था कि ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट लिखा होगा वो एडजस्टमेंट होने से पहले होगा और आपको एडजस्टमेंट बनाने के बाद उसको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो अब अगर आपको ट्रायल बैलेंस दिख रहा है, तवज्जो कीजिएगा बेटा, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। बताइए ट्रायल बैलेंस में सैलरी एक्सपेंस कितना दिख रहा है आप सबको? रिस्पॉन्स प्लीज। ट्रायल बैलेंस में सैलरी एक्सपेंस कितना दिख रहा है? 1,20,000। अपने आप से सवाल कीजिए क्यों दिख रहा है? क्यों दिख रहा है? वालेकुम सलाम। क्यों दिख रहा है 1,20,000? नॉट 12 मंथ्स। 12 मंथ्स क्या, इसमें 12 मंथ्स की बात मैंने कहा की है? नॉट जरूरी थोड़ी 11 मंथ्स। वो तो एग्जाम्पल थी ना, आप एग्जाम्पल हर जगह आप एज इट इज थोड़ी फिट करेंगे। मकसद को फिट करें, एग्जाम्पल को फिट ना करें। जरूरी थोड़ी 12 मंथ्स, 10 मंथ भी हो सकती है। मकसद ये बनाए, बेहतरीन बेहतरीन आंसर दिया शिजा ने, सैलरी पेड है, जबरदस्त, यानी कि गुड, जबरदस्त जबरदस्त। बाकी सबके आंसर भी आना शुरू हो गए। हुनैन, रिदा, वेरी गुड। यानी कि जितनी सैलरी पेड है उतनी दिख रही है ट्रायल बैलेंस में। यस और नो? जो पे किया वो रिकॉर्ड किया। सैलरी कितने से पे हुई? 1,20,000 से। 1,20,000 से सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो चुका या करना बाकी है? 1,20,000 से सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो चुका या करना बाकी है? हो चुका, जब भी तो ट्रायल बैलेंस में है ना। अगर ना हुआ होता तो क्या ट्रायल बैलेंस में होता? अब सोचना क्या है इस 1,20,000 को देखते हुए? सोचना क्या है कि क्या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में पूरे 1,20,000 1,20,000 जाएंगे या 1,20,000 से ज्यादा जाएंगे? अगर ज्यादा जाएंगे तो ये एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में शॉर्ट है। शॉर्ट कितने से शॉर्ट है? 30,000 से। तो 30,000 को एक्सपेंस मानना पड़ेगा, लेकिन ये 30,000 अभी पे हुए नहीं है, हम पर ड्यू हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ तो इस 30,000 को पे करने की लायबिलिटी क्या करनी पड़ेगी बेटा? क्रेडिट करनी पड़ेगी। यस और नो? करेक्ट? जवाब दीजिए। सही है ना? ऐसा ही है ना? तो नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 रुपीज 1,50,000। सैलरी एक्सपेंस इस साल का जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाना चाहिए वो कितना जाना चाहिए? 1.5 लाख रुपए। ट्रायल बैलेंस कितना शो कर रहा है? 1,20,000 रुपए। तो अब 1,20,000 को 1.5 लाख बनाना है। कैसे बनाए? 30 से इजाफा करके। तो एग्जामिनर बेटा इस बात को दो तरीकों से बोल सकता है। या तो डिफरेंस एग्जामिनर आपको खुद निकालने के लिए बोलेगा, या एग्जामिनर डिफरेंस खुद दे देगा। एंट्री आप सबको आ गई, बेहतरीन चिराग बेटा, जबरदस्त। लेकिन मेरी बात पे फोकस करें, लैंग्वेज प्रॉब्लम है। लैंग्वेज पेपर में सबसे बड़ा मसला क्या? लैंग्वेज प्रॉब्लम है। उस लैंग्वेज को टैकल कीजिए। तो जब एग्जामिनर ये बोल रहा है कि सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर रुपीज 150,000, तो पूरे साल का एक्सपेंस बता रहा है जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाना चाहिए। तो फिर आप उसको कंपेयर कीजिए ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए अमाउंट से कि भाई 1.5 लाख जाना चाहिए, ट्रायल बैलेंस में पहले ही कितना मौजूद है? 1,20,000। मतलब मुझे एंट्री बनानी है 30,000 से। ठीक है?
लेकिन एग्जामिनर बेटा ये भी तो कर सकता है ना कि वो आपको 1.5 लाख ना लिखे और ये बोले सैलरीज अक्रूड बाय ₹30,000। अब एग्जामिनर की लैंग्वेज के गेम को समझना। अगर वो ये बोलता है सैलरीज अक्रूड ड्यूरिंग द ईयर, अगर वो लफ्ज इस्तेमाल करता है सैलरीज अक्रूड ड्यूरिंग द ईयर, तो इसका मतलब क्या होगा, वो आपको पूरे साल का एक्सपेंस बता रहा है कि साल भर में सैलरी इतने से ड्यू हुई। तो जो ड्यू हुई है बेटा, हर कोई एंट्री बनाने में लगा हुआ है। मेरी बात आप सुने बराए मेहरबानी। माशाल्लाह अच्छी बात है, आपने एंट्रीज बना ली है, लेकिन बात इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर ये बोलता है सैलरीज अक्रूड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, तो इसका मतलब ये होगा कि साल भर में जितनी सैलरी ड्यू हुई है वो आपको बता रहा है। यानी अगर मैं लिखता हूं सैलरी एक्सपेंस, सैलरी अक्रूड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ₹150,000, साल भर में 1.5 लाख रुपए की सैलरी क्या हुई, ड्यू हुई, उसमें से 1/20 तो पे भी हो चुकी, तो वो तो रिकॉर्डेड है। तो फिर कितना रिकॉर्ड करना है, 30 से रिकॉर्ड करना है। लेकिन अगर एग्जामिनर लैंग्वेज ये इस्तेमाल करता है सैलरीज अक्रूड एज ऑन का मतलब क्या हुआ, उस पॉइंट पर सैलरीज अक्रूड एज ऑन 31 दिसंबर ₹30,000, तो इसका मतलब क्या है, उसने डिफरेंस आपको खुद निकाल के दे दिया, आप खाली क्या करें, उससे एडजस्टमेंट पास करें। तो आपको ये समझना है एग्जामिनर आपको पूरा एक्सपेंस बता रहा है साल भर का, या एग्जामिनर जो एक्सपेंस बनना चाहिए था और जो एक्सपेंस बना है उसका डिफरेंस बता रहा है। तो ये पेपर में आपको अच्छी तरह समझना है जरा इस बात को। और ये चीज मैंने नीचे कवर की है, देखो। अब बताओ कमीशन एक्सपेंस कितना है, सब देख के बताओ कमीशन एक्सपेंस कितना है। 80,000। और नीचे अदर इंफॉर्मेशन मैंने क्या लिखा है, कमीशन अक्रूड एज ऑन 31 दिसंबर 2018, कितना के कमीशन जो है वो 20,000 से और अक्रूड है। तो अब यहां पर मैंने आपको एक्चुअल कमीशन एक्सपेंस और कमीशन पेड का डिफरेंस डायरेक्ट बता दिया। तो अब एडजस्टमेंट डायरेक्ट किससे पास होगी, 20,000 से। यानी कि अगर 80,000 से कमीशन पेड और 20,000 से अक्रूड है, तो जो कमीशन एक्सपेंस जाना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, वो कितना जाना चाहिए, 1 लाख रुपए। तो मैंने 1 में लैंग्वेज और इस्तेमाल की है, 2 में लैंग्वेज और इस्तेमाल की है, लेकिन बात एक ही है, मकसद एक ही है। दोनों केसेस के अंदर क्या हो रहा है, अक्रूड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट बन रही है बेटा। इस बात पे गौर कर लो, है कि नहीं है, जवाब दो। ऐसा ही है ना। ठीक है, तो 1 और 2 एक ही चीज है, लेकिन बताने का अंदाज क्या है, मुख्तलिफ है। आगे बात करते हैं। ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि इतने से पे हुआ एडवांस में, जितने से पे हुआ उतने से रिकॉर्ड हो गया। यस और नो। अब ये पे, अब सवाल है ना, अकाउंटिंग पीरियड तो हमारा 31 दिसंबर पे खत्म हो रहा है। अब ये पे हुआ है कहां से कहां तक के लिए, तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा, अदर इंफॉर्मेशन। कहता है इंश्योरेंस पेड फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। इंश्योरेंस पे हुआ है जिसका पीरियड यानी 12 महीने खत्म हो रहे हैं कब, 31 मार्च 2019 पर। तो अगर इस इंश्योरेंस की पेमेंट के 12 महीने पूरे हो रहे हैं 31 मार्च 2019 तक, तो फिर ये इंश्योरेंस शुरू कहां से हो रहा है, 1 अप्रैल से।
यस और नो? तो अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक का हमने इंश्योरेंस क्या कर दिया, पे कर दिया। ठीक, तो जरा बताइए इसमें से कितने मंथ का एक्सपायर हो गया और कितने मंथ का बिलोंग करता है आने वाले अकाउंटिंग पीरियड से? भाई 9 मंथ्स का एक्सपायर हुआ बेटा और 3 मंथ्स का बिलोंग करता है आने वाले अकाउंटिंग पीरियड। तो एक्सपायर देखो, जब प्रीपेड लिखा होगा तो एक्सपायरी रिकॉर्ड करनी है ना, जब प्रीपेड लिखा हो तो एक्सपायरी देखनी है। तो इंपॉर्टेंट मंथ आपके लिए 9 है या 3 है? 9 है ना, क्योंकि 9 मंथ्स का आपको एक्सपायर करना है। तो बनेगी एडजस्टमेंट। जरूर नहीं कि एक पीरियड की पेमेंट करें, 12 महीने से कम की भी कर सकते हैं, 12 महीने। मैं एग्जांपल सारी कवर कर रहा हूँ, फिक्र ना करें। आप आगे देखिए जरा, इसके अंदर नीचे नेक्स्ट एग्जांपल भी आ रही है, फिक्र ना करें। जरूरी नहीं है हम ज्यादा भी कर सकते हैं, हम 12 महीने से कम भी कर सकते हैं। सारी एग्जांपल मैंने जबानी भी कल बताई थी आपको। अभी नीचे एक और एग्जांपल भी आ रही है। हाँ बेटा, तो क्या करेंगे बेटा, इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे, आपको एक्सपायरी मिल जाएगी। एक्सपायरी की एडजस्टमेंट आपको बनाना आनी चाहिए। बना लेंगे ना एडजस्टमेंट सब लोग? जवाब दें, क्या आप सब लोग एडजस्टमेंट बना लेंगे? गुड, जबरदस्त, बेहतरीन। अब देखें आपके सवाल का जवाब आ रहा है, टेलीफोन बिल्स पेड इन एडवांस। हाँ भाई, टेलीफोन बिल कितने से पेड है बताइए? टेलीफोन बिल ट्रायल बैलेंस कितना शो कर रहा है? ट्रायल बैलेंस टेलीफोन बिल कितना शो कर रहा है? टेलीफोन एक्सपेंस, इंटरेस्ट नहीं। 60,000, गुड। जो पे किया वो रिकॉर्ड किया, तो इतने से पेड है, इतने से रिकॉर्ड है। और पूरे 60,000 को क्या मान लिया आपने? एक्सपेंस। पूरे 60,000 को क्या मान लिया आपने? एक्सपेंस मान लिया। ऐसा है कि नहीं है? तो अगर इस 60,000 में आने वाले अकाउंटिंग पीरियड का कोई एक्सपेंस है, अगर इस 60,000 में आने वाले अकाउंटिंग पीरियड का कोई एक्सपेंस है, तो क्या हमें उसे इस साल स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एक्सपेंस बनने देना चाहिए? तो अपने आप से पहला सवाल करें कि ये 60,000 पे हुए हैं, ये कितने पीरियड के लिए पे हुए हैं, मतलब ये कितने कितने मंथ्स की पेमेंट है? नहीं बेटा, 6 मंथ्स का एक्सपेंस नहीं है। ये पेमेंट कितने मंथ्स की है? पेमेंट जरूरी नहीं कि पेमेंट 12 महीने की हो, पेमेंट 12 महीने से कम की भी हो सकती है, 12 महीने से ज्यादा की भी हो सकती है। तो ये पेमेंट हुई है टेलीफोन बिल्स पेड इन एडवांस फॉर 6 मंथ्स एंडिंग ऑन 30 अप्रैल 2019। वेरी गुड, जबरदस्त। टेलीफोन बिल आपने पे किए 6 महीने के, और इस टेलीफोन बिल के 6 महीने पूरे कहां हो रहे हैं? 30 अप्रैल 2019 पर। तो अगर 6 महीने 30 अप्रैल 2019 पे पूरे हो रहे हैं, तो शुरू कहां से हो रहा है? नवंबर से। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। यस और नो? तो अगर ये पेमेंट 6 महीने की है, तो इन 6 में से 2 महीने फॉल करते हैं इस अकाउंटिंग पीरियड में, और 4 महीने फॉल करते हैं अगले अकाउंटिंग पीरियड में। यस और नो? तो जो 4 महीने फॉल करते हैं अगले अकाउंटिंग पीरियड में, क्या हमें उसे एक्सपेंस बनने देना चाहिए इस वक्त, या हमें उसे एक्सपेंस में से रिवर्स करके क्या मान लेना चाहिए? 4 महीने के अमाउंट को एक्सपेंस में से रिवर्स करके क्या मान लेना चाहिए? प्री पेमेंट मान लेना चाहिए। बेहतरीन बात कर दी। ठीक है जी, कोई मसला?
उसके बाद इंटरेस्ट इनकम लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है बेटा? 150,000 इनकम ही है ना, ये एक्सपेंस तो नहीं है ना। जब इंटरेस्ट मिलेगा तो इनकम होगी, जब पे करेंगे तो क्या होगा? एक्सपेंस होगा। तो अभी हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है या इंटरेस्ट पे किया है? रिसीव किया है। तो रिसीव करते वक्त क्या एंट्री बनाई होगी? कैश या बैंक डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, यस और नो? अब क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट अक्रूड बाय ₹50,000। इंटरेस्ट अक्रूड है, कितने से अक्रूड है? यानी 50,000 से आपकी इनकम और ज्यादा है। 50,000 से आपकी इंटरेस्ट इनकम और ज्यादा है, लेकिन ये 50,000 अभी आपको रिसीव नहीं हुए आप, लेकिन आपका राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो चुका है। तो क्या करें? तो क्या करें? इस 50,000 को रिसीवेबल के तौर पे डेबिट करें, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट करें। अनअर्न कैसे हुआ? अर्न राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश अगर हो चुका है तो हमारा राइट एस्टैब्लिश होने का मतलब क्या हुआ? तो ये तो फिर अर्न हो गया ना इंटरेस्ट। अनअर्न कैसे हुआ? अनअर्न तो वो होता है जो पैसे में एडवांस में मिल जाए। यानी इसका मतलब आपकी एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम कितनी है? 2 लाख रुपए ना। तो अब इनकम को 1.5 लाख से 2 लाख बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनकम को मजीद बढ़ाना पड़ेगा। इनकम मजीद कैसे बढ़ेगी? डेबिट होके बढ़ेगी, क्रेडिट होके बढ़ेगी? इनकम डेबिट थोड़ी होगी, इनकम तो क्रेडिट होगी ना। देखें आप ट्रायल बैलेंस देखें, ट्रायल बैलेंस में इनकम का बैलेंस कहां लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड। तो अगर उस क्रेडिट बैलेंस में और इजाफा करना है तो मजीद क्रेडिट करना पड़ेगा ना। तो आप बोलेंगे इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। तो इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट करके आपने इनकम तो बढ़ा ली, लेकिन ये पैसे आपको मिले तो नहीं है ना। तो फिर आप डेबिट क्या करेंगे? राइट टू रिसीव इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। जवाब दीजिए। ठीक है। अच्छा जी, फिर आपको ट्रायल बैलेंस में क्या दिख रहा है बेटा? अनअर्न्ड रेंट। ये आपने रिसीव किया, पे किया? ये आपने रिसीव किया, पे किया? जब आपने रिसीव किया होगा तो एंट्री क्या बनी होगी? कैश या बैंक डेबिट। और चूंकि आप अपनी प्रॉपर्टी का रेंट एडवांस में रिसीव करें तो आपने कहा अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट, तो इसलिए आपको अनअर्न्ड रेंट का बैलेंस क्रेडिट साइड पे दिख रहा है। तो ये एंट्री बन चुकी है, बनना बाकी है? ये एंट्री बन चुकी है या बनना बाकी है? कैश या बैंक डेबिट अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट 6 लाख से एंट्री बन चुकी है, बनना बाकी है? भाई ट्रायल बैलेंस है तो मतलब एंट्री बन चुकी है। एक वैल्यू अगर ट्रायल बैलेंस तक पहुंच चुकी है तो मतलब एंट्री बन चुकी है ना। सही है। बेटा वो आप रीड करो, मैं तो सॉल्व करूंगा इसको राहिल। अभी असल में मैंने तो सॉल्व आपसे करवाना था ना क्वेश्चन। आप रीड करो इसको, आप सॉल्व करो। उसके बाद रेंट जो आपको रिसीव हुआ है वो रिसीव हुआ है पीरियड जो कि एंड हो रहा है 30 जून पर। तो जब भी लास्ट पीरियड लिखा हो, टाइम डिफाइन ना हो, तो आप क्या अज्यूम करेंगे? 12 महीने अज्यूम करेंगे। तो ये रेंट आपको रिसीव हुआ है 12 महीने के लिए, और ये 12 महीने पूरे किधर हो रहे हैं? ये 12 महीने पूरे कहां हो रहे हैं? ये 12 महीने पूरे किधर हो रहे हैं? 30 जून 2019 को पूरे हो रहे हैं ना बेटा? जवाब दें।
ऐसे ही है। तो शुरू कहां से हो रहे हैं? 1 जुलाई से। तो इस अनअर्न्ड रेंट का कितना पोर्शन बिलोंग करता है हमारे करंट अकाउंटिंग पीरियड से और कितना बिलोंग करता है अगले अकाउंटिंग पीरियड से? 6 मंथ्स बिलोंग करते हैं करंट अकाउंटिंग पीरियड से और 6 मंथ्स बिलोंग करते हैं। तो हमने अगर पूरे 12 महीने के अमाउंट को अनअर्न्ड लायबिलिटी मान लिया है, तो 6 महीने गुजरने की वजह से अब इसमें से कितना रेंट अनअर्न्ड से अर्न्ड हो चुका है, कितने अमाउंट पर हमारा राइट टू रिसीव स्टैब्लिश हो चुका है? ऑब्वियसली 3 लाख पर। सही ना? तो उस 3 लाख को आप अनअर्न्ड से क्या बना दें? अर्न्ड बना दें, यानी अनअर्न्ड को एक्सपायर कर दें। जैसे प्रीपेड को एक्सपायर करते हैं ना, इस अनअर्न्ड को भी एक्सपायर कर दें। तो अनअर्न्ड का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, रिवर्स कैसे होगा? डेबिट होकर। तो अनअर्न्ड डेबिट करके इनकम क्या कर दें बेटा? क्रेडिट कर दें, सो ऑन। तो अब जरा रिक्वायरमेंट पढ़े, मैंने क्या रिक्वायरमेंट दी आपको? रिक्वायरमेंट क्या मांगी आपसे मैंने? एडजस्टमेंट्स। क्या रिक्वायरमेंट मांगी आपसे? एडजस्टमेंट्स। क्या एडजस्टमेंट्स है? बताओ। ये 6 जो रिक्वायरमेंट अदर इंफॉर्मेशन है, इसकी बेस पर जो एडजस्टमेंट बन रही है बना लो। तो बन रही है ना एडजस्टमेंट या नहीं बन रही? तो एडजस्टिंग एंट्रीज पास करो, एडजस्टिंग एंट्रीज पास करो, ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 है। और रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है? इन एडजस्टमेंट्स को कंसीडर करने के बाद इनका इफेक्ट दिखाओ ट्रायल बैलेंस पर। मतलब कि अगर ये ट्रायल बैलेंस उस शक्ल में होता जिस शक्ल में इसको एडजस्टमेंट की जरूरत ना होती, तो फिर इस ट्रायल बैलेंस की शक्ल क्या होती? यानी इन एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट लेने के बाद ट्रायल बैलेंस को दोबारा प्रोड्यूस करो। उस ट्रायल बैलेंस को हम क्या बोलेंगे? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। तो कर सकते हैं आप ये सॉल्व? कर सकते हैं आप सॉल्व ये? कितना टाइम लेंगे? कितना टाइम लेंगे? और मेहनत तो करना है सॉल्व यार अमान, कभी तो हौसला रखो यार अमान। कभी मना किया किसी क्वेश्चन को सॉल्व ना करने से? अपने अंदर भी तो हौसला रखो ना। पेपर आखिर में यही नहीं बोल देना पेपर भी आप दे दे जाके। हर क्वेश्चन में तुम ये बोलते हो आप करवा दें सॉल्व, तो आखिर में ये तो नहीं बोलोगे ना सिर्फ छोड़ें आप, इतने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, मेरा पेपर भी आप ही सॉल्व कर दें। जवाब दें। अच्छा वो एक रिक्वायरमेंट आई हुई कि होमवर्क दे दें, चलें ये भी अच्छी बात है, होमवर्क दे दें। मैं मुझे मसला नहीं है, मैं होमवर्क दे दूंगा, मैं अगला सवाल बना दूंगा आपके लिए। चले ये अच्छा है कि एक होमवर्क, चले आप लोगों ने कहा होमवर्क दे दें, तो मैं ओके कोई मसला नहीं है। चले एक काम करते हैं, अकाउंटिंग में लेते हैं आपका क्यूएमटी का टेस्ट, कैसा रहेगा? अकाउंटिंग में लेते हैं आपका क्यूएमटी का टेस्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका होमवर्क हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं आपके सामने। तो अकाउंटिंग में लेते हैं आपका क्यूएमटी का टेस्ट, सही है? क्या कहते हो फजान बेटा?
अब जरा गौर से देखिएगा, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 जून, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 जून। तो अब मैंने ईयर एंड क्या मान लिया बेटा, ईयर एंड क्या मान लिया मैंने, 30 जून। तो फिर ईयर स्टार्ट क्या हुआ, फिर ईयर स्टार्ट क्या हुआ, फर्स्ट जुलाई। तो अब हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वो कहां से कहां तक की बन रही है, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक की ना। इस बात का ख्याल रखने की जरूरत है ना, या नहीं है? क्या जरूरी है हर बिजनेस का ईयर एंड 31 दिसंबर हो? जरूरी तो नहीं है।
ठीक है बेटा, ये ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट है, ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब ये ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट मतलब पीस ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब ये कंप्लीट ट्रायल बैलेंस नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस में से कुछ मखसूस इंफॉर्मेशन निकाल के रख दी गई है। अब इस ट्रायल बैलेंस का बैलेंस होना जरूरी नहीं है ना, क्योंकि हमने एक्सट्रैक्ट रखा है यहाँ पर, पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं रखा, जिस जिस चीज को हमने डील करना है। यस और नो बताइए बेटा। तो ये ट्रायल बैलेंस लोन का बैलेंस कितना शो कर रहा है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से कितना शो कर रहा है, 12 लाख रुपए, और जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो कितना शो कर रहा है, 1,20,000 रुपए। जवाब दें बेटा। ठीक है, अब क्या बोलता है, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मतलब इस अकाउंटिंग पीरियड में, ड्यूरिंग द ईयर 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल, 2 इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल की वापस हुई है, मतलब आपने लोन रीपे किया ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर जो आपने लोन रीपे किया है वो 5 लाख से रीपे किया है प्रिंसिपल, और 8 लाख से रीपे किया है। तो ड्यूरिंग द ईयर 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल्स रुपीज 500,000 and rupees 800,000 were paid on 1st November 2017 and 1st March 2018 respectively। 5 लाख आपने पे किए हैं 1 नवंबर 2017 को, और आपने 8 लाख पे किए हैं 1 मार्च 2018 को। दोनों पेमेंट्स हमारी इसी अकाउंटिंग पीरियड में फॉल करती हैं। यस और नो बताइए। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बताइए अगर आपके ख्याल में ये सारा सिनेरियो पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि ईयर एंड पर कोई एडजस्टमेंट बननी चाहिए तो वो क्या होनी चाहिए, जरा बताइए। और अगर वो एडजस्टमेंट बन रही है तो फिर उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या होना चाहिए। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा आपको? क्या कहते हैं? कर लेंगे सॉल्व। लोन कब लिया है ये बताओ। एक अकाउंटिंग पीरियड में लोन का जो आउटस्टैंडिंग टाइम है वो ज्यादा में ज्यादा कितना हो सकता है, जरा बताओ हम। एक अकाउंटिंग पीरियड में लोन का आउटस्टैंडिंग टाइम ज्यादा में ज्यादा कितना हो सकता है, 1 साल। तो अगर कोई मालूमात नहीं दी तो आप क्या समझो, या तो ये लोन पिछले साल से कंटिन्यू कर रहा है या फिर ये साल के स्टार्ट पे लिया गया। मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड में ज्यादा में ज्यादा इंटरेस्ट 1 साल का निकल सकता है, उससे ज्यादा नहीं निकल सकता ना बेटा, क्योंकि एक अकाउंटिंग पीरियड में जो इंटरेस्ट ड्यू होगा वो ज्यादा में ज्यादा कितने मंथ्स का ड्यू होगा, 12 मंथ्स का ड्यू होगा। एक अकाउंटिंग पीरियड में आप पर 12 मंथ से ज्यादा का इंटरेस्ट ड्यू नहीं हो सकता ना बेटा। तो अगर कोई लोन की डेट नहीं लिखी हुई तो मैं क्या अज्यूम करूंगा कि भाई ज्यादा में ज्यादा जो इंटरेस्ट ड्यू होगा वो कितने मंथ्स का होगा, 12 मंथ्स का होगा। ठीक है, भले वो पिछले साल से कंटिन्यू क्यों ना कर रहा हो, क्योंकि जो पिछले साल का इंटरेस्ट होगा वो पिछले साल का एक्सपेंस बन चुका होगा, और जो इन 12 महीने का इंटरेस्ट होगा वो इस साल का एक्सपेंस बनेगा। तो हम इंटरेस्ट का पीरियड तो चेंज नहीं करेंगे ना। तो एक अकाउंटिंग पीरियड में इंटरेस्ट ज्यादा में ज्यादा कितना होगा, 12 महीने का होगा, उससे ऊपर का नहीं हो सकता। करेक्ट हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन सॉल्व। तो आज आपका असाइनमेंट है बस ये, आज की क्लास जो है असाइनमेंट के नाम कर दी हमने। क्या करो आप, आराम से बैठो, मैं इसको ऑफ करूंगा यहाँ पे क्लास को। अब आराम से घर पे बैठो और घर पे बैठकर एडजस्टमेंट एंट्रीज बनाओ और इसको सॉल्व करके दिखाओ मुझे। ओके बेटा, मैं अभी किसी सवाल के जवाब का नहीं दे रहा कि क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा होने। मैं चाहता हूं कि आप अपना डिस्क्रेशन इस्तेमाल करो। अब आपका आपका क्या है, कॉन्सेप्ट का टेस्ट है कि आपने मेरी बात को कितना समझा।
ऑब्वियसली गलतियां होंगी, इंसान सीखता है, गलतियां उससे होती हैं। देखें, इन गलतियां नहीं करेंगे तो फायदा क्या होगा? हम गलतियां करें ताकि हमारी गलतियां सामने आए और हम एग्जाम में गलती ना करें। याद रखिएगा बेटा, अगर आपकी गलती अभी आपके पास ही रह गई तो वो एग्जाम तक भी पहुंच जाएगी, और अगर आपकी गलती सामने आ गई तो फिर वो एग्जाम में नहीं जा पाएगी। तो अपनी गलतियों से अपने आप को छुपाइए मत। गलतियां जरूर कीजिए, लेकिन वो गलतियां डिस्क्लोज कीजिए कि आपसे क्या गलती हुई थी, ताकि वो गलती दोबारा रिपीट ना हो, वो गलती एग्जामिनेशन हॉल तक ना पहुंचे। तो यहां जितनी चाहे दिल करे गलतियां कर सकते हो बेटा, लेकिन बस वो एग्जाम में नहीं करना, और वो गलतियां करके हम सीखेंगे। ठीक है? हाँ बेटा, हो गया मोजेस, स्क्रीनशॉट हो गया? मोजेस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? पूरा कंप्लीट हो गया? इसका एडजस्टमेंट वाला पार्ट हो गया? ठीक है, सेकंड वाला आ गया आपके सामने। अब बात है कि मैं आपको और भी क्वेश्चन दे सकता हूं, लेकिन मैं आप पर फिल वक्त बर्डन बनाना नहीं चाह रहा। एक चीज को नॉर्मल रखना चाह रहा हूं बस मैं आपको। ठीक है? सही है ना? ओके बेटा, इसको मैं एंड करूंगा। अल्लाह हाफिज।